दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आरके सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। पुराने वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 36 से लेके 40 तक के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं और किन आर्टिकल में है, किन भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो कल्याणकारी कार्य ही वास्तव में क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं। किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका हमारे भारतीय संविधान में वर्णन है, भाग 4 में। तो इतना हम पढ़ चुके थे। तो जो भी विद्यार्थी अभी नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आपको इसको शेयर करना है, जिससे सभी व्यक्तियों के पास या सभी स्टूडेंटों के पास क्या हो सके, यह वीडियो पहुंच सके और वह पढ़ सकें। तो उसके आगे के अनुच्छेद हम आज कंप्लीट करेंगे, अनुच्छेद 41 से। तो एक बार फिर से, नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी कार्य या फिर कुछ ऐसे कार्य जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो सके हमारे भारतीय नागरिकों का। क्लियर? तो अनुच्छेद 41 देखते हैं क्या इसमें। काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता, ध्यान से देखें यहां, लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। अब देखिए यहां पर एक ही अनुच्छेद में बहुत से शब्द दिए गए हैं, तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले काम पाने के मतलब यह है कि राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है कि प्रत्येक नागरिक के लिए काम उपलब्ध करवाएं, काम दें। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह क्या करे, काम करे, रोजगार को प्राप्त करे। तो यह भी एक तत्व किसका है? राज्य का। तो काम पाने के। दूसरा, शिक्षा पाने के। अब शिक्षा पाने का अधिकार तो आपको पता है मौलिक अधिकार भी है, नीति मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया है कि शिक्षा पाने के मतलब सबको शिक्षा मिले। और बेकारी मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति बेकार है तो उसको सहायता उपलब्ध कराई जाए। कैसा है? बेकार है तो उसको सहायता या रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बुढ़ापा, अब मान के चलिए कि कोई महिला या पुरुष बूढ़ा हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो उस बुढ़ापे की अवस्था में सरकार क्या करेगी? उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जैसे आपने देखा होगा वृद्धावस्था पेंशन वगैरह मिलती है, हर मंथ मिलती है। तो बुढ़ापा, बीमारी, हम मान के चलो कोई व्यक्ति है जो बीमार हो गया है, पूरी तरीके से बेड पर पड़ा हुआ है और कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में सरकार क्या करेगी? उसे कुछ ना कुछ आर्थिक मदद देगी। निःशक्तता मतलब अगर आप किसी भी लेवल पर निःशक्त हैं, हैंडीकेप्ड हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, या हम कहें मानसिक रूप से अगर आप हैंडीकेप्ड हैं, या फिर आपके हाथ में खराबी है, पैर में खराबी है, शरीर का कोई भी हिस्सा अगर खराब है तो आपको काम का या फिर मैं ये कहूं कि आर्थिक सहायता का अवसर मिलेगा या कुछ उपलब्धियां मिलेंगी। की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित किया गया है। मतलब अगर ये कोई भी दशा होती है तो आपको सरकार क्या करेगी? लोक सहायता उपलब्ध कराएगी। अब वो चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में, चाहे काम के रूप में। क्लियर? तो बहुत सरल है। अनुच्छेद 41 आपको ये पॉइंट इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अब पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है? काम के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं मतलब यह है कि जो भी आप करेंगे, काम करेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो कैसा होगा? न्याय संगत मतलब आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और जो भी आप कार्य करेंगे उसके लिए दशाएं
अब दशाओं का मतलब क्या है कि वहां बिजली रहना चाहिए, वहां प्रकाश रहना चाहिए, वहां शुद्ध हवा रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई कारखाना जो पूरी तरीके से बंद हो, आपको हवा ही प्राप्त ना हो, आपको बिजली ही प्राप्त ना हो। तो दशाएं कैसी होंगी? अच्छी दशाएं होंगी, अर्थात यहां पर क्या है? मानवोचित दशाएं होंगी, अर्थात जो मानव के लिए उचित है। प्रसूति सहायता। अब प्रसूति सहायता का मतलब यह है कि मान के चलिए कि कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए सहायता की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि गर्भवती महिला है तो उसके लिए कुछ परेशानियां दें सरकार। यहां पर क्या करेगी? प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगी। कौन? हमारी सरकार। तो काम के न्याय संगत, मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगी। अगला अनुच्छेद, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी बहुत आईएमपी है। शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? सबसे पहले तो निर्वाह मजदूरी, अर्थात एक ऐसी मजदूरी मिलेगी आपको काम के लिए जिससे आपका जो जीवन है वो कैसा चल सके? अच्छा चल सके। आपका जो जीवन है शिष्ट जीवन स्तर, मतलब अच्छा जीवन स्तर चल सके। ऐसा नहीं कि इतनी महंगाई के दौर में भी आपको मजदूरी के 100 रुपए मिले या 200 रुपए मिले। तो जो भी एक निश्चित मजदूरी होगी जो आपके लिए जरूरी होगी वो सरकार क्या करवाएगी? उपलब्ध करवाएगी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पैसा ही मिले, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी उपलब्ध करवाएगी। कौन? हमारी सरकार या हमारा देश। तो ये हुआ अनुच्छेद 43। आगे बढ़ते हैं। अब इसी का एक और भाग है अनुच्छेद 43A। क्या कहता है? देखें, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अब उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने का मतलब यह है कि जो भी बड़े बड़े उद्योग में या किसी भी फर्म में या किसी भी ऑफिस में जो हमारे मजदूर काम करते हैं या जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनको प्लानिंग में भाग लेना है, या जो वहां का मालिक होगा वो अवसर उपलब्ध करवाएगा किसके लिए? मजदूरों के लिए, जिससे उनको क्या मिले? सम्मान मिले। ऐसा नहीं कि मजदूर आए काम करके चले गए। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कभी कभी उद्योगों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसीलिए फिर उनकी यूनियन बनती है या लीडर बनते हैं जिससे उनको क्या मिल सके? सम्मान मिल सके। और अगर मजदूरों को आप प्रबंध में हिस्सा लेने के लिए बुलाएंगे तो वो काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर? तो यहां पर कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकार मतलब होता है काम करने वाले। आगे बढ़ते हैं। बहुत आईएमपी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। क्या? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इसका मतलब यह होता है कि जो भी नियम होंगे वो सभी नागरिकों के लिए क्या होंगे? समान होंगे, असमान बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो मोस्ट आईएमपी अनुच्छेद है ये, है ना? आईएमपी लिख दिया मैंने, अनुच्छेद 44। ये पूछा जाता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो सबके लिए समान सिविल संहिता मतलब कुछ निश्चित नियम, कुछ नीतियां बनाई गई हैं किस में? अनुच्छेद 44 में। आगे बढ़ते हैं। बहुत आईएमपी है ये भी। बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, मतलब यह है कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। यही रीजन है कि बच्चों से या जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है। उनको सब कुछ क्या दिया जाता है? निःशुल्क दिया जाता है। ये हमने मौलिक अधिकार में भी पढ़ा, मौलिक कर्तव्य में भी पढ़ा और किस में पढ़ रहे हैं? नीति निर्देशक तथ्यों में भी पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद कंप्लीट होता है? 45, निःशुल्क शिक्षा पाने का, या फिर हम ये कहें कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो आज हमने क्या पढ़ा? 41 से लेके 45 तक। अब देखिए, कुछ बच्चों को नीति निर्देशक तत्व याद नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं, जब आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखेंगे या 1 से 2 बार आप ये पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कौन से अनुच्छेद में है? 41 में क्या है? 42 में क्या है? 44 और 45 तो मोस्ट आईएमपी है। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे
आपको क्लियर होते जाएंगे। तो ये हमारे 5 अनुच्छेद यहां पर कंप्लीट होते हैं 41 से लेके 45 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 46 से 51 तक आर्टिकल कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आएंगी। तो कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।